एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 9 हिंदी की जो न्यू बुक आई है गंगा, उसका चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 2 का नाम है क्या लिखूं। तो इसमें जो बेसिकली लेखक हैं वो थोड़े कंफ्यूज हैं कि वो लिखे क्या, उनका विषय कौन सा चुने और उस विषय पे किस तरीके का कंटेंट वो लिखे। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो चैप्टर 2 के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 1894 में खैरागढ़ राजनंदगांव छत्तीसगढ़ तत्कालीन यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति कुशल आलोचक, कवि, निबंधकार, हास्य व्यंगकार के रूप में है। निबंध लेखन के लिए वे विशेष रूप से स्मरणीय है। निबंध लेखन लिखते थे वो, ठीक है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचपात्र, पदमवन, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, निबंध संग्रह, अश्रुदल, सतदल काव्य, झलमला, त्रिवेणी, कहानी संग्रह, विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य, आलोचना। उन्होंने सरस्वती और छाया पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने लेखन में अध्यात्म, समाज सुधार, लोक जीवन को प्रमुखता दी है। उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन और विश्लेषण किया है। उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्य के सिद्धांतों का सामंजस्य देखने को मिलता है। सन 1971 में उनका निधन हो गया। अब इस जो चैप्टर है क्या लिखूं, इसमें देखो उन्होंने लिखा क्या है। निबंध में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है कि किस तरीके से निबंध को लिखा जाता है। इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार शीर्षक 2 विषयों को लेकर निबंध लेखन में अपनी आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श तरीके को खोजने का प्रयत्न रोचक और सरल ढंग से किया है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इस निबंध की आत्मपरक शैली, जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है, इसे अधिक जीवंत, आत्मीय और प्रभावशाली बनाती है। आइए निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ते हैं क्या लिखूं। तो ये है हमारा चैप्टर क्या लिखूं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके जो कठिन शब्द हैं जो इस चैप्टर के बीच में आएंगे उनके पहले मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। ये है कठिन शब्दार्थ। अब यहाँ पे एक शब्द है, उसके मीनिंग बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे फुर्ती, उत्तेजना, कंपन, उछलना, मन में प्रकट होना। तो उस फुर्ती के इतने सारे मीनिंग है, इसमें से जो आपको आसान लगे, जो आप याद कर सकें, आप वो यहाँ पे याद कर सकते हैं। मैं आपको सारे रीड करके सुना देती हूँ, ठीक है। स्फूर्ति यानी कि फुर्ती, उत्तेजना, कंपन, उछलना, मन में प्रकट होना। आवेग होता है बिना सोचे समझे विचारे कुछ कर बैठने की अंतः प्रेरणा, झोंक, अशांति, उतावली, एक संचारी भाव। यथार्थता या यथार्थ, सत्य, प्रकृत, उचित। उत्थित होता है उठा हुआ, उठता हुआ, बल वैभव में बढ़ा हुआ, उत्पन्न, ऊंचा, फैलाया हुआ। रहस्य, गुप्त भेद, गोपनीय, विषय, मर्म। विज्ञो या विज्ञ का मीनिंग होता है जानकार, समझदार या विद्वान। सम्मति, सहमति, स्वीकृति, अनुमति, राय, मत, आदर, सम्मान। अनुसंधान, अन्वेषण, खोज, जांच पड़ताल, प्रयत्न, योजना या आयोजन। विश्वकोश, वह ग्रंथ जिसमें संसार के सारे विषयों का विवरण हो, वह भंडार जिसमें विषय की सारी वस्तुएं संग्रहित हो। दुर्बोधता या दुर्बोध होता है जो शीघ्र समझ में ना आए या गूढ़। गांभीर्य, गंभीरता, गहराई, चित्त की स्थिरता या जटिलता। गुत्थी होता है उलझन, कठिनाई, तागे आदि में उलझने से पड़ी हुई गांठ। अज्ञो या अज्ञ, ज्ञान रहित, नासमझ, अचेतन। पद्धति, प्रथा, परिपाटी, मार्ग, पथ, रास्ता या प्रणाली।
पाश्चात्य होता है पश्चिम का, बाद का, पश्चिमी पिछला हिस्सा। आख्यायिका होती है सिलसिलेवार कहानी या वृत्तांत, शिक्षा देने वाली कल्पित कथा। उदात्त ऊंचा, महान, श्रेष्ठ, उदार, प्रसिद्ध, प्रिय, ऊंचे स्वर में उच्चरित। अभिव्यक्ति होता है व्यक्त करना, प्रकट होना या प्रकाशन। अनुसरण पीछे चलना, अनुकरण अभ्यास, अनुकूल या आचरण। समावेश होता है साथ में रहना, शामिल होना, मिलना, एकत्र होना या प्रवेश। संध्या शाम का वह समय जब दिन के दो भागों का मेल होता हो। सांझ योग, मेल, ठहराव या सीमा। अंकित लिखित, चिन्हित, चित्रित, गिना हुआ। कोलाहल होता है बहुत से लोगों के एक साथ बोलने से होने वाला शोर, हंगामा या हल्ला। विषाद होता है अवसाद, उदासी या तंद्रा। कलवर मधुर ध्वनि या कोमल। तो ये थे आपके कठिन शब्द। इसमें से जो आपको इजी लगे याद करने में आप वो याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। क्या लिखूं? मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। तो अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं जिनका नाम है एजी गार्डिनर। तो उनका कहना है कि जब आप लिखने बैठें तो आपकी एक मानसिक स्थिति होती है, यानी कि आप मानसिक रूप से लिखने के लिए तैयार हैं। आपको कोई विषय दिया जाए उस पर आप क्या क्या लिखेंगे, तो आपके पहले ही आपके दिमाग में उसकी रूपरेखा बन जाती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। जब आप लिखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं तब आपके अंदर एक उमंग सी उठती है, आप अंदर से खुश होते हैं, आपको खुद ही खुद लिखने के लिए शब्द मिलने लग जाते हैं कि मैं ये लिखूंगा। एक स्फूर्ति सी आती है, एक फुर्ती आती है लिखने के लिए, और तब आप एक लेख लिख देते हैं। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, तो उस समय आप ये भी नहीं सोचते कि आपको विषय कौन सा मिला है, तो उसकी कोई भी चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। अब हैड टांगने के लिए कोई भी खूंटी, यानी कि कोई भी विषय, जब आप लिखने के लिए तैयार हैं तो आपको कोई सा भी विषय दे दिया जाए तो ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सा विषय आपको मिल रहा है। आप लिखने के लिए तैयार है तो आप किसी पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसी का उदाहरण लिया है कि हैड टांगने के लिए, अगर आपको हैड टांगना है तो चाहे खूंटी कौन सी भी हो, खूंटी यानी कि टंगाने के लिए जो कील वगैरह टांगी जाती है ना, तो उस पर खूंटी चाहे कोई सी भी हो तो हैड टांगने का काम करती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि असली वस्तु जो है हैट है, यानी कि असली वस्तु जो है वो आपके लिखने की मानसिक रूप से तैयार होना है, खूंटी नहीं, यानी कि विषय नहीं है। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। मन के भाव ही आपके, जो आप लिखते हैं, आपने क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, कौन कौन सी भाषा शैली का यूज़ किया है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विषय नहीं है कि आपका जो कंटेंट है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, टाइटल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित होते हैं। तो इसमें जो लेखक है वो कह रहा है कि जो गार्डनर साहब है उनके लिए तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए कठिनता है कि जब अगर आपको विषय मिल गया और आपके अंदर मानसिक स्थिति का अनुभव हो ही नहीं रहा है, कि आपके अंदर वो विचार आ ही नहीं रहे कि आप लिखेंगे क्या, तो इसमें जो है बड़ा उस चीज़ को अपने भाव में लाने के लिए उसको उत्पन्न करना, उसको ऊंचा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो बहुत सोचना पड़ता है, लेखक कह रहा है कि मुझे तो लिखने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। अब आपको एकदम विषय पे, जैसे आपके एग्ज़ाम में कोई भी विषय लिखने आ जाता है, निबंध लिखने के लिए आता है, तो आपको भी बहुत सोचना पड़ता है, लिखने के लिए सोचना पड़ता है ना। तो ऐसे ही लेखक कह रहा है कि मेरे सामने जो विषय आ जाता है तो मैं तो एकदम से नहीं लिख पाता, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। तो लेखक कह रहा है कि मैं एकदम से नहीं लिख पाता, मुझे सोचना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, चिंता करनी पड़ती है, तब जाके कहीं मैं एक निबंध ऐसे लिख पाता हूँ।
आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। अब यहाँ पे दो बच्ची हैं, नमिता और अमिता, तो उन्होंने लेखक से कहा है एक आदर्श निबंध लिखने के लिए। अब आदर्श निबंध क्या होता है? जिसमें बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा सरल भाषा का प्रयोग किया गया हो। इस तरीके से एक आदर्श निबंध लिखना है जिसे सब पढ़ सके। ठीक है। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। अब नमिता कह रही है कि उसने आदेश दिया है, लेखक से कहा है कि आपको जो विषय मिला है वो लिखना है। आपको दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कि जो चीज़ दूर होती है वो हमें अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये विषय लिखा है। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। अमिता कह रही है कि अमिता ने जो विषय दिया है वो है समाज सुधार। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। लेखक कह रहा है कि ये दोनों उसके जो एग्जाम हुए थे उसमें ये निबंध आए थे। एक तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूसरा समाज सुधार। ये दो निबंध आए थे। तो यही दोनों निबंध इन दोनों बच्चों ने लेखक से लिखने के लिए कही। अब लेखक कह रहा है कि मुझे तो लिखकर इनको निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? अब जो लेखक है वो सोच रहा है कि ये तो एक किस टाइप का विषय है। इतना ऐसा तो विषय है नहीं जिसमें मैं इतनी बातें लिख दूं कि 5 पेज भर जाए निबंध के, कि दूर के ढोल सुहावने इस तरीके से। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों यानी कि विद्वान में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? अब लेखक दोनों तरफ से समस्या में है। एक तो विषय है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उस पे वो 5 पेज कैसे भरे, क्योंकि ये छोटा सा विषय है, 5 पेज भरना बड़ी मुश्किल की बात है। और दूसरा विषय है समाज सुधार। अब इस पे भी लेखक चिंता में है कि समाज सुधार तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कि कितने अनादिकाल से यानी कितने प्राचीन काल से लोग इस पे विचार करते आ रहे हैं, सभी में मतभेद है। मैं इतने बड़े टॉपिक को 5 पेज में कैसे लिखूं? तो एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके लिए बहुत सारे पेज लिखे जा सकते हैं, एक इतना छोटा टॉपिक है कि जिसमें 5 पेज भरना भी बहुत कठिन है। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। निबंध शास्त्र के आचार्यों यानी कि जो उसमें जो निबंध लेखन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसके बारे में जो लेखक है वो कह रहा है कि मैं उसकी सम्मति, उनकी सहमति जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। लेखक कह रहा है पहले मैं समझ लूं कि जो आदर्श निबंध है वो होता क्या है, लिखा कैसे जाता है, तब मैं अपने विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। तो उसने कई रचनाएं देखी जो पहले ही निबंध शास्त्र जो हैं लिख चुके हैं, उन आचार्यों की, विद्वानों की उसने रचनाएं देखी। आगे लेखक कहते हैं एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। अब इस पे लेखक बताते हैं कि मैंने जिसका लेखन शैली पढ़ी है तो उसमें लिखा है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। तो इस पे लेखक कह रहे हैं कि मैंने जो पढ़ा है उसमें लिखा है कि छोटा निबंध अच्छा होता है, क्योंकि अगर निबंध बड़ा हो तो उसमें जो रचना की सुंदरता है वो खत्म हो जाती है। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। अब आगे लिखा है कि जब कवि लिखना चाहते हैं, लेखक लिखना चाहते हैं निबंध के बारे में, अब आगे लिखा है कि उस निबंध के ही 2 और पहलू हैं, एक है सामग्री और एक है शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, कि निबंध को लिखने से पहले आपको सामग्री एकत्रित करनी होती है कि आप उसमें लिखेंगे क्या। विचार समूह संचित करना होगा, इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। मनन यानी कि चिंता करनी चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, कि जिस विषय के बारे में आप ज़्यादा सोच लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, उसके बारे में आप गहराई से पढ़ लेते हैं, तो उसके ही विचार आपके दिमाग में ज़्यादा आएंगे। ये बात तो सही है।
पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। तो लेखक कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता था कि दूर के ढोल सुहावने होंगे, इस विषय पे भी कभी मुझे निबंध लिखना पड़ेगा। यदि ये बात पहले से ज्ञात होती यानी पता होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। तो लेखक कह रहा है अगर ये बात मुझे पता होती कि मुझे इस विषय पे भी निबंध लिखना पड़ेगा तो मैं पहले उसके बारे में अनुसंधान या रिसर्च कर लेता, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेता। पर अब समय नहीं है, मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है, यानी कि यहाँ ना तो कोई डिक्शनरी है जिसमें से देख के मैं लिख सकता हूँ, और ना ही कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा कि मुझे तो अब तो 2 घंटे के अंदर ही लिखना होगा। मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है कि मैं बैठकर इन दोनों विषय पर चिंता कर सकूं। मुझे तो अभी लिखना होगा। तो लेखक कहता है विज्ञों का कथन है, विज्ञों यानी कि जो विद्वान हैं उनका कथन है कि निबंध लिखने के लिए लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। तो आगे जो लेखक है वो कहता है कि जैसे मैंने और विद्वानों का पढ़ा है तो वो कहते हैं कि कोई सा भी निबंध लिखने से पहले हमें उनकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि हम उसमें क्या क्या लिखेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, लास्ट में हम उसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो एक हमें रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। तो इस पे जो लेखक है वो कहते हैं कि सारांश में तो मैं बेशक से लिख दूं कि सारांश 2-4 लाइन्स में मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उसका पूरा सार लिखने के लिए जो मुझे 5-10 शब्दों में उसको मैं लिखूंगा कैसे। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि जितने भी जो विद्वान हैं, लेखक सोच रहा है, जो निबंध लिखते हैं, क्या उससे पहले वो सब लोग रूपरेखा तैयार करते हैं। A.G. गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। आगे लेखक कहते हैं कि जो मुख्य ये जो थे A.G. गार्डिनर, वो लिखते तो थे बहुत अच्छा, लेकिन उनके साथ तो एक समस्या थी कि वो लिख तो लेकिन उन्हें कोई टाइटल शीर्षक देने में बड़ी कठिनाई होती थी। जैसे अगर आपने कोई निबंध लिखा, उस निबंध को आप टाइटल क्या देंगे, शीर्षक क्या देंगे, वो ये नहीं दे पाते थे। उन्होंने लिखा है कि लेख लिख लेता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। तो जो A.D. गार्डनर है वो कहते हैं कि मैं लेख तो पूरा लिख लेता हूँ, लेकिन इस लेख का टाइटल या शीर्षक क्या दूँ वो मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई ना हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। शेक्सपियर कौन है? इंग्लिश के एक बहुत अच्छे पोइट हैं, बहुत पुराने पोइट है, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे उनका उदाहरण लिया है कि शेक्सपियर जो है उनको भी नाटक लिखने में इतनी कठिनाई नहीं होती होगी। नाटक तो वो तभी लिख देते होंगे, लेकिन उस नाटक का नाम क्या रखेंगे उस चीज़ में उनको बहुत कठिनाई होती होगी। तभी तो घबराकर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। तो यहाँ पे वो उदाहरण देते हैं आगे, तभी उन्होंने अपना एक नाटक का नाम नहीं रख पाए और उन्होंने क्या लिख दिया कि जैसा तुम चाहो, मतलब आपकी मर्जी, आप इसका नाटक का नाम कुछ भी सोच लो। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। तो लेखक कह रहा है इसलिए जरूरी नहीं है सब लोग रूपरेखा तैयार करते हैं तो मैं भी रूपरेखा तैयार करूं, मुझसे तो नहीं होगा। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रभाव होना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि अब मुझे शैली देखनी कि मैं कौन सी शैली में लिखूंगा। आगे वो लिखते हैं आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रभाव होना चाहिए, मतलब भाषा एक लय में चलनी चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध हो। तो इसमें जो लेखक है कह रहे हैं कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, यानी कि कोई बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए, एक के बाद एक जो सेंटेंस है वो चलता जाए, और जो वाक्य आप बनाएं वो छोटे छोटे होने चाहिए और एक दूसरे से संबंध यानी कि जुड़े हुए होने चाहिए। यह तो बिल्कुल ठीक है,
मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए ये आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। अब लेखक कह रहे हैं कि ठीक है, वाक्य छोटे होने चाहिए और मेरे लिए तो और भी अच्छी बात है कि मैं छोटे वाक्य लिखूं, लेकिन मैं हूँ मास्टर, तो ये जो लेखक होगा ये टीचर होंगे, तो कह रहे हैं मुझे अपना गौरव भी स्थापित करना है, अपनी विद्वता भी दिखाना है। इसके लिए जो मैं वाक्य लिखूंगा कम से कम वो आधे पेज के तो होने चाहिए। बाण भट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। अब बाण भट्ट कौन है? ये एक लेखक थे जो पुराने इतिहास में इनका नाम है बाण भट्ट का। राजा हर्षवर्धन थे, उनके ये दरबारी कवि थे, तो इन्होंने कादम्बरी लिखी थी, इनकी एक उपन्यास है कादम्बरी। तो इसमें उन्होंने ऐसे ही वाक्य लिखे थे। यहाँ पे लेखक ने बाण भट्ट का उदाहरण लिया है। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। तो लेखक कह रहे हैं कि वाक्य एकदम सीधे सरल नहीं होने चाहिए, थोड़े से अस्पष्ट हो, ताकि पढ़ने वाले के अंदर एक दुर्बोधता और गंभीर ला दे, कि पढ़ते समय उसको थोड़ा, जो भी पढ़ रहा है उसे, तो थोड़ा उसको गंभीर बना दे। इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी। अब दूसरा उदाहरण लिया है यहाँ पे लेखक ने श्री हर्ष जी का, जो कि एक प्रसिद्ध कवि है संस्कृत के। तो उन्होंने अपना काव्य रचना में कुछ गुत्थियां डाल दी, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डाल दिए जिससे पढ़ते समय लोगों थोड़े उसको गंभीर हो जाए। जो अज्ञों ने न सुलझ सके और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप निबंध लिखते हैं तो उसमें अलंकारों का यूज़ करो, मुहावरों का, लोकोक्तियों का, इन सब का यूज़ करके जो निबंध लिखा जाता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। मतलब लोगों को पढ़ने में ऐसा ना हो कि सीधा सरल हो, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो जो गंभीरता आती है इस निबंध में। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। अब लिख रहे हैं कि अब यहाँ पे बात हो रही है अंग्रेजी के निबंधकारों, जो अंग्रेजी में लिखते हैं। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही सिद्ध ना हो, खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। तो जैसे हिंदी साहित्य में बताया था कि अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों का यूज़ करो और तभी तो गंभीरता आएगी, उसमें अस्पष्टता आएगी। लेकिन अंग्रेजी का जो लिखा जाता है साहित्य, उसमें भले ही इन सब चीज़ों का, जो हिंदी में लिखा जाता है, इन सब चीज़ों का यूज़ ना भी करे तो भी उसमें खरे सिद्ध उतरते हैं। ऐसा क्यों है? उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं। अब उस पद्धति के यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के जो जन्मदाता है मार्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। तो यहाँ मार्टेन की जी के बारे में बता रहे हैं कि वो जो कुछ भी सुनते थे, देखते थे, अनुभव करते थे, तो वो उसे अपनी लिपि में, अपने निबंधों में लिखते थे। मतलब अपना देखा हुआ, अपना सुना हुआ, अपना एक्सपीरियंस किया हुआ चीज़ें वो निबंध में लिखते थे। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। मन की स्वच्छंद यानी कि बिल्कुल ऐसी रचनाएं हैं जो पहले किसी ने ना लिखी हैं, और मन की जो रचनाएं हैं यानी कि जब इसे पढ़ा जाता है ऐसी रचनाओं को, तो हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, अपने आप को जोड़ पाते हैं। उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना रहती है, ना आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और ना विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। तो लेखक कह रहे हैं कि जब ऐसी स्वच्छंद रचनाएं लिखी जाती हैं तो उसमें जो कवि होता है उसकी ना तो उदात्त कल्पना रहती है। उदात्त कल्पना यानी कि जैसा अपनी कल्पना में, इमेजिन में हम कहते हैं कि ऐसे जो चीज़ें नहीं हैं फिर भी हम उसकी कल्पना कर देते हैं कि बादल उड़ रहा है या हवा नाच रही है, इस तरीके से। ये चीज़ असली तो है नहीं, लेकिन हम इसे कल्पना में कह देते हैं। और ना ही लेखक कोई ऐसा विवरण लिखता है जो सूक्ष्म दृष्टि, और ना ही जो विद्याता है इन सब चीज़ों के, उसको गंभीरपूर्ण तर्कपूर्ण विवेचना देनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सीधा सरल अंग्रेजी लिटरेचर लिखा जाता है। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। तो अनुभूति यानी कि उनका सच्चा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि वो जो खुद देखते हैं, खुद सुनते हैं, वो लिखते हैं उसमें। उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है।
उनमें उसका उल्लास रहता है, उल्लास यानी कि खुशी रहती है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि ये जो निबंध लिखे जाते हैं ये उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, यानी कि आपकी मनोदशा, मानसिक दशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना तो ज्ञान की इतनी गरिमा हो, ना ही आपकी इतनी ज़्यादा कल्पना की गई हो। जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में लीन हो जाते हैं। मतलब जो हमने एक्सपीरियंस करा है, ऐसा नहीं है जो हमने एक्सपीरियंस करा है वो समाज को अच्छा ना लगे फिर हम ना लिखें। जो हमें अच्छा लगा है, हमने एक्सपीरियंस करा, हम वो लिख देते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल एक लेखक जो होता है अपनी दृष्टि से संसार को देखता है, पूरी सृष्टि को देखता है, फिर अपनी रचना लिखता है और अपने ही भावों से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं। अब लेखक कह रहा है तो यही सब पद्धति का अनुसरण कर यानी कि इन्हीं सब जो लिखते हैं कि अपने ही एक्सपीरियंस को लिखना, इन्हीं सब पद्धति का अनुसरण कर मैं भी ऐसा ही निबंध लिखता हूँ। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, क्योंकि शुरू से हमने चैप्टर पढ़ा उसमें 2 निबंध दिए थे ना। तो लेखक कह रहा है मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। अमीर खुसरो कौन है? ये भी एक कवि थे, तो भारतीय इतिहास में इनका भी नाम है। तो उनकी एक कहानी याद आ गई यहाँ पे लेखक को। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। कौन? अमीर खुसरो। वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की। अब अमीर खुसरो को प्यास लगी है, वो एक कुएं पे गई। लेखक कहानी सुना रहे हैं, तो वे कुएं पे गई, वहाँ पे 4 औरतें बैठी थी। तब जब अमीर खुसरो ने पानी मांगा तो उसमें से एक औरत ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि उन्हें पता था ये तो कवि हैं। दूसरे ने चरखे पर, अब दूसरी औरत ने कहा कि चरखे पे सुना दो कोई कविता। तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने ढोल पर। तो सबने अपनी अपनी बता दी कि मुझे इस पे कविता सुना दो तब पानी दे देंगे। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, यानी बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने एक ही पद लिखा और उसमें चारों की इच्छा की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजा। तो अब देखो, खीर पे बोली थी कविता सुनाने को, चरखा पे बोली थी, कुत्ते पे बोली थी और ढोल पे बोली थी। तो उन्होंने एक ही पद में चारों की बात एक ही में कह दी। मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि खुसरो जैसी प्रतिभा मेरे अंदर नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। पद्धति यानी कि जिस तरीके से उन्होंने एक ही में चारों बातें कह दी, तो इस जो पद्धति को उसको मैं अपना लूँ तो मेरे लिए भी जो समस्या है वो आधी हो जाएगी। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर देता हूँ। लेखक कह रहा है एक ही निबंध लिख देता हूँ, 2 अलग अलग नहीं लिखूंगा, और एक ही निबंध में दोनों की बातें लिख देता हूँ। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि जब ढोल जो है दूर बज रहे होते हैं तो उनकी धीरे धीरे जो आवाज़ आ रही होती है वो बहुत अच्छी लगती है कानों के लिए। लेकिन जब वही ढोल हमारे कान के पास आके बजने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कान के पर्दे फट रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की गई है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब ढोल की बात आती है तो हमारे मन में, हृदय में विवाह उत्सव, किसी शादी का समारोह आ जाता है। कोलाहल यानी कि शोर मचाते हुए, उत्सव मनाते हुए पूरे घर में एक कोने में बैठी हुई शर्म से नववधू, एक जो जिसकी कन्या का, जिसका विवाह हो रहा है, कोई नई वधू है, तो अपनी कल्पना में, अपने मन में ये सारी चीज़ें जो है लेखक बना लेते हैं। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच और आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं।
क्योंकि जो जिसकी नई शादी है उसके नववधू के अंदर उल्लास है, संकोच या आशंका है, विषाद है। विषाद यानी कि वो अपने घर से छोड़ के ससुराल में आई है, उस तरीके का। तो ये जो ढोल है ये उसकी कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलवर, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत ये तीनों मिल रहे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ढोल जब बजता है तो उसकी जो आवाज़ होती है उसके साथ आनंद का कलवर, खुशी की जो गीत होते हैं वो मिले रहते हैं। उत्सव का प्रमोद यानी कि खुशी, प्रेम का संगीत, ये तीनों उस ढोल में मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। तो कह रहे हैं कि तभी जो ढोल बजता है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसमें मिली रहती है, क्योंकि ढोल हम तभी बजाते हैं जब कोई उत्सव होता है ना, ऐसे तो कोई बजाता नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें उसमें मिली रहती है तभी वो कटु यानी कि बुरा प्रतीत नहीं होता, और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि ये बात सच है कि यथार्थता यानी कि जो सच्चाई है, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, अगर हम वहाँ से दूर रह रहे थे तो उस समय हमें उसकी कठोरता का अनुभव नहीं होता जब तक हम खुद वहाँ जाके अनुभव ना कर ले। यही कारण है कि जो तरुण यानी कि जो अभी जवान हैं, संसार के जीवन संग्राम से दूर रहे हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। यानी कि जो संसार के जीवन संग्राम से, जिन्होंने युद्ध नहीं लड़े अपने जीवन में, तो उन्हें ये संसार बड़ा ही अच्छा प्रतीत होता है। कि हमें नहीं पता कि हमें आज़ादी कैसे मिली है, क्योंकि हम उस समय नहीं थे। बस हम तो इसमें आज़ाद भारत में हमने जन्म लिया है, लेकिन आज़ादी कैसे मिली है, हमें क्या युद्ध लड़ने पड़े, तो वो हमने सिर्फ पढ़ा है ना। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। तो कह रहे हैं कि जो वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, जब वो छोटे थे, बालक अवस्था में थे, तरुणावस्था में आए, जवान हुए, तो वो सब जो अतीत काल में था, उनकी जो स्मृति है, उनकी जो याद है, वो बड़ी सुखद, अच्छी लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। जो तरुण है, जो जवान है, वो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसको उज्जवल बनाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो वृद्ध है, बूढ़ा हो चुका है, उसके लिए जो उसका अतीत है, जो बीत चुका है, वो उसके लिए सुखद है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है, क्योंकि जो इस स्थिति में है, उसको अपना भविष्य अच्छा लगता है कि आगे जाके अच्छा होगा, अभी अच्छा नहीं है। और जो वहाँ पे उस अवस्था में जो पहुँच चुका है, जो बूढ़ा हो चुका है, उसे पीछे का अच्छा लगता है कि वो समय अच्छा था, आज अच्छा नहीं है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभ रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो इसी सभी इच्छा से क्या होता है कि जो हमारा वर्तमान है, जिसमें हम अभी रह रहे हैं, हम अभी जो है उसको हम इंजॉय नहीं करते। जो समय बीत गया है उसके बारे में सोचते हैं, या जो आएगा अच्छा उसके बारे में सोचते हैं, अभी को नहीं जीते। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य जाति के इतिहास में अगर किसी भी मनुष्य से बात करो तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि हमारा आज का समय अच्छा है, कभी नहीं कहेगा। और कभी कोई सा भी समय अच्छा नहीं बताएगा, उसको हमेशा सुधारों की आवश्यकता रहती है। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ है? तो कितने ही समाज सुधारक हुए हैं, लेकिन क्या सुधार खत्म हो गए हैं? एक के बाद एक सुधार आ जाता है। भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजमोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में भी सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। तो कितने सुधारक हुए हैं? सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं, कि सुधार कभी खत्म नहीं हो सकते। यहाँ पे लेखक ये कहना चाहता है, कितने ही सुधारक आए हैं, वो कुछ सुधारते हैं, लेकिन फिर से कुछ नया दोष उत्पन्न हो जाता है, नए नए सुधार हो जाते हैं, फिर दोष उत्पन्न हो जाता है। तो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। न दोषों का अंत है
और ना सुधारों का। तो ना ही तो दोष खत्म होते हैं, ना ही सुधार खत्म होते हैं। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो ये जीवन प्रगतिशील माना गया है, तभी तो ये जीवन है जो चलता रहता है, क्योंकि ना तो सुधार खत्म होते हैं, ना ही उनके दोष खत्म होते हैं। एक जो दोष हैं वो फिर से सुधार हो जाते हैं, सुधार फिर से दोष हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये प्रगतिशील जीवन का एक हिस्सा है जो चलते रहते हैं। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का एक स्मारक हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को हिंदी साहित्य से जोड़ा है कि इसके जो निर्माता है हिंदी साहित्य के, वो भी ये समझ रहे हैं कि साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, लेकिन फिर आगे जाके वो भी इसका अतीत का ये स्मारक हो जाएगा। और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। तो आज जो जवान है, तरुण है, वही जो है आगे जाके बूढ़े हो जाएंगे और अतीत के गौरव का, जो बीत गया समय, उसका स्वप्न देखेंगे, सपना देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्योंकि जो अभी तरुण है वो देखेगा कि आगे हमारा भविष्य कितना अच्छा होगा, क्योंकि वो दूर का ढोल है, अभी उसने सुना नहीं है, बस उसके बारे में कल्पना की है, सपना देखा है। ऐसे ही जो तरुण है वो आगे जाके बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसे क्या लगेगा, अरे वो जो समय बीत गया वो ही अच्छा था। तो इसलिए यही लिखा है क्योंकि दूर ढोल बज रहे हैं ना वही अच्छे लगते हैं। जब समय खुद पे आ जाता है ना, जिसको हम जीते वो हम ना तो उसके बारे में सोचते हैं। इसलिए इस लेखक में इसका जो कहानी में कहा गया है कि भविष्य जो वर्तमान है कभी भी अच्छा किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पर हम इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। ये निबंध लेखन की प्रक्रिया और उसकी कठिनाइयों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। लेखक बताता है कि लिखने के लिए विशेष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, जैसा कि A.G. गार्डिनर कहते हैं, परंतु लेखक स्वयं मानता है कि उसे लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेखक को दो विषय, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार, पर निबंध लिखना होता है। वह निबंध लिखने के नियम जानने के लिए विद्वानों के विचार पढ़ता है, जहां उसे पता चलता है कि निबंध में सामग्री और शैली दोनों महत्वपूर्ण है। लेखक को रूपरेखा बनाना, सामग्री जुटाना और सही शैली चुनना कठिन लगता है। अंत में वह मॉन्टेन की पद्धति अपनाता है, जिसमें उसे अपने अनुभव और भावनाओं के आधार पर सरल ढंग से लिखा जाता है। वह अमीर खुसरो की तरह दोनों विषयों को एक ही निबंध में जोड़ देता है। निबंध में बताया गया है कि दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं और समाज में सुधार हमेशा आवश्यक रहता है। इस जो पाठ हमने पढ़ा उसका मुख्य संदेश है कि निबंध लिखने में सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। अपने अनुभव और भावनाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समाज में सुधारों की आवश्यकता हमेशा ही बनी रहती है। तो हमने इसका सारांश भी देख लिया। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप खुद भी इसे रीड करना। थैंक यू।